हेलो फ्रेंड्स, मैं लर्निंग पॉइंट 26 में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया था लिविंग वर्ल्ड, उसकी सेकंड क्लास में स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इसका इंट्रोडक्शन कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी के पार्ट कितने होते हैं। बायोलॉजी दो भागों में बांटी गई है, एक जूलॉजी एक बॉटनी। क्या? जूलॉजी और बॉटनी, इनके साइंटिस्ट भी मैंने आपको बताए थे। इसके बाद मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी जीव अपनी जैविक होने का या जीवित होने का प्रमाण देता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमें स्टार्ट करना है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। क्या? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। या जैविक विविधता। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, जब हम या आप कोई भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, घर से ही ले लीजिए, घर से निकलने के बाद हम अपने आसपास के क्षेत्र में देखते हैं गमलों में पौधे लगे हैं, जीव जंतु घूम रहे हैं, जैसे बकरी है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब देखते हैं। तो हमारे आसपास के माहौल में कई प्रकार के जीव जंतु या कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अनगिनत हैं, जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, इन्फिनिटी है, जो सब पूरे विश्व में फैले हुए हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनकी अलग अलग प्रजातियां फैली हुई हैं। तो साइंटिस्ट ने जब खोज की तो इनका लगभग आंकड़ा कितना निकला? 1.7 से 1.8 मिलियन, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब इतनी मिलियन प्रजातियां होंगी तो आप इनका अध्ययन कैसे करोगे और इनका नामकरण सब में साइंटिस्ट जो थे उन्हें दिक्कत होने लगी। साइंटिस्ट क्या, सभी को दिक्कत होने लगेगी। आप कैसे पहचानेंगे कि ये गुलाब का पौधा है? कैसे पहचानेंगे कि ये बिल्ली है? कैसे पहचानेंगे कि ये कुत्ता है? और कैसे पहचानेंगे कि ये हाथी है? तो जब किसी जानवर को या किसी पेड़ पौधे को पहचानने में दिक्कत होने लगती है, बहुत सारी जातियां हैं, तो वैज्ञानिकों ने इसका हल निकाला। तो जब किसी व्यक्ति के पास तो ये हल था नहीं, क्योंकि हम देखते थे, पहचानने में हमें दिक्कत होती थी। कोई भी जीव जंतु हुआ, कोई भी पेड़ पौधे हुए, इनकी संख्या इतनी है जो हमारे लिए भ्रम उत्पन्न करती थी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, इनका नामकरण करने की सोची। नामकरण, क्योंकि आप कैसे कहोगे कि बिल्ली है? बिल्ली ही बिल्ली है। इनके गुणों के आधार पर आपने इन्हें पहचाना। जब बिल्ली की बात की जाती है तो आपके मस्तिष्क में एक बिल्ली की इमेज बन जाती है। आज के युग में क्यों बन जाती है? क्योंकि आपने बिल्ली के गुणों को पढ़ रखा है या जान रखा है, कुत्ते के गुणों को पढ़ रखा है, हाथी। अब गुलाब के फूल की बात करें तो आपके अंदर एक इमेज बन जाएगी, ये गुलाब का फूल है। वो कैसे? आप गेंदे को गुलाब का फूल क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं? इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसके गुण अलग हैं और इसके गुण अलग हैं, यानी उसके कैरेक्टर अलग हैं। उसको जब गुलाब की बात की जाती है तो उसके बताया जाता है कि उसके जो पौधा होता है उसमें कांटे होते हैं, उसकी पत्तियों का रंग ग्रीन और उसके पंखुड़ियों का रंग पिंक होता है या व्हाइट होता है या ब्लू होता है। तो उनके गुणों के आधार पर आप उसको पहचान लेते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे उनमें जब ये उलझन हुई तो उन्होंने एक नई पद्धति निकाली इसका और एक इनके नाम निकाले, इनको वर्गीकृत किया। जब इनको वर्गीकृत किया तो जातियां कितनी थी? 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, इतनी जातियां जब देखी गई देश में, तो जब इतनी जातियां देखी गई तो इसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता, यानी जीवों की विविधता। कई प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। हम अपने क्षेत्र से आगे के क्षेत्र में निकलते हैं तो वहां भी यही विविधता देखने को मिलती है हमें। अपने क्षेत्र से आगे के क्षेत्र कहीं भी चले जाए विश्व में तो हर जगह अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। पेड़ पौधों की प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अलग, और कहीं भी जाइए आप तो पेड़ पौधों की प्रजातियां भी देखने को मिलेगी आपको और जीव जंतुओं की प्रजातियां भी देखने को मिलेगी। तो इसे ही क्या कहा जाता है? जैव
विविधता, जैव विविधता, इसे ही जैव विविधता कहा जाता है। जब जगह जगह पे भिन्नता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब जब डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी तो इनका अध्ययन करने में दिक्कत होगी, तो वैज्ञानिकों ने एक इनका मानक नाम दिया, ऐसा नाम दिया कि जो किसी क्षेत्र विशेष से लगाव नहीं रखता था, कि किसी क्षेत्र विशेष का हो, कि यहाँ ये हमारा यूपी में है तो यूपी में ऐसे इस नाम से जाना जाता है, बिहार जाएंगे तो बिहार में अलग नाम से जाना जाएगा, या हम मध्य प्रदेश जाएंगे तो उसमें अलग नाम से जाना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने एक मानक नाम दिए, जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से नहीं दिए, जो इन्होंने विश्व के हिसाब से दिए, कि कहीं भी विश्व में आप चले जाइए, ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इसको जब आप ऑल ओवर वर्ल्ड में जाओगे तो कहीं भी इसे क्या होगा, उसी नाम से ही जाना जाएगा, किसी भी, और कोई इसमें भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। अगर आपसे बात की जाएगी मनुष्य की, तो आप अगर वहां होमोसेपियंस कहोगे तो इसकी स्पेसिफिक वर्ड आपको पता चल जाएगा किसके बारे में। होमोसेपियंस कहने पे मनुष्य की बात हो रही है, या मैंगीफेरा इंडिका कहने पर आम की बात हो रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो किससे पता चलेगा, ये जैव विविधता जब उत्पन्न हुई तो उसका एक निवारण हुआ, उनके मानक नाम दिए गए जो विश्वव्यापी थे। इसके लिए 2 पद्धति चलाई गई, ICZN और ICBN। ICZN क्या है और ICBN क्या है? ICZN जो है इंटरनेशनल कोड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये इसका फुल फॉर्म है, जो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या होगा, जब ये सब पद्धति स्टार्ट की गई तो ये विश्वव्यापी थी, इंटरनेशनल थी। जब अंतरराष्ट्रीय पद्धति स्टार्ट हो गई तो इनको सभी साइंटिस्ट ने माना और स्वीकारा, कि चाहे वो देश के हो चाहे वो विदेश के हो, कहीं के भी वैज्ञानिकों ने इनको माना और इनका अनुसरण किया, और इन पद्धतियों का ही आज उपयोग हो रहा है। इसमें क्या है कि तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति किसकी, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की भी की गई, इसका कोड भी निर्धारित किया गया, और बॉटनी की भी की गई, यानी बॉटनिकल नोमेनक्लेचर भी रखा गया। तो इस तरह से किसी भी जाति विशेष को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। जब मनुष्य की बात की जा रही तो होमोसेपियंस, आम की बात की जा रही तो उसका नाम भी है, गेहूं की बात की जा रही तो ट्रिटिकम एस्टिवम। इनका साइंटिफिक जब नाम रखे गए तो फिर इनके वैज्ञानिक नाम रखे गए, तो वैज्ञानिक नाम से इनको कहीं भी विश्व में आप पहचान सकते हैं। स्पेसिफिक वर्ड इसे दिया गया। अब स्पेसिफिक वर्ड दे दिया गया तो स्पेसिफिक वर्ड दिया गया, इसके भी कुछ नियम बनाए गए। तो इसका नियम नंबर 1, इसका नियम बनाया गया तो क्या कहा गया कि जब जो होमोसेपियंस जो नाम आप लिखेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको लिखेंगे तो इसको आप तिरछे, सबसे पहली बात ये लैटिन भाषा में होगा। किसमें होगा? लैटिन भाषा में होगा, लैटिन भाषा में हमेशा। तो पहली बात ये लैटिन भाषा में होगा। दूसरी बात, जब इसको लिखेंगे या ये प्रिंट होगा, बुक्स में प्रिंट होगा तो क्या होगा, ये तिरछे अक्षरों में होगा, तिरछे अक्षरों में होगा। और लिखने में भी हम लोग इसे तिरछे अक्षरों में लिखेंगे, तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। प्रिंट होगा तो तिरछे अक्षरों में होगा। जब हम लिखते हैं इसे तो नाम के नीचे अंडरलाइन करना कहा गया कि इनको रेखांकित करना चाहिए। इसके नियम बनाए गए, ये नियम सभी को फॉलो करने थे कि अगर हम लिखते हैं कहीं तो इसको सबसे पहले इसको अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे साइंटिस्ट का नाम। आपने देखा होगा यहाँ लिखा रहता है, तो
इसके नीचे हम क्या करेंगे, साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे, उसे तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके बाद जब इसकी बात हो गई, जब प्रिंट होगा तो क्या होगा, प्रिंट होगा तब इसमें अंडरलाइन नहीं होगी, लेकिन जब हम लिखेंगे इसे तो इसमें अंडरलाइन करेंगे। ये लैटिन भाषा में होगा और हमेशा इसके नीचे इसके साइंटिस्ट का नाम आएगा। तो ये क्या है, ये 2 भागों में बटा हुआ। जो पहला भाग है ये वंश को बताता है, होमो इसके वंश को डिनोट करता है और सेपियंस इसकी जाति को यानी स्पीसीज को डिनोट करता है। और ये वंश को, जैसे कि हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि यहाँ जब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी डिवाइड करेंगे तो इसको इसकी जाति और वंश के आधार पर करेंगे। तो जो होमो होगा, तो जब हम इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो होमो कहाँ आएगा, इस वंश में जीनस में लिखा जाएगा होमो और जाति में लिखा जाएगा सेपियंस। तो ये क्या है, इसका वर्गीकरण है जो इसके गुणों के आधार पर किया जाता है। जैसे जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो आप सीधा कहोगे कि मनुष्य यानी स्तनधारी, जिसके शरीर पे बाल होंगे, इसकी नाक दिखाई देगी, ये सब इसके गुण हैं। तो ये तो हो गई पद्धति। ये पद्धति अब दी किसने है, ये 2 नाम पद्धति हो गई। इसका एक नाम ये हो गया होमो, एक नाम हो गया सेपियंस, तो इसकी 2 नाम पद्धति हो गई। ये दी किसने है, ये एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस। पिछली क्लास में मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस पद्धति को दिया था। इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। और इसके बाद इन्होंने अपनी एक बुक बनाई, सिस्टम, यानी कोई भी चीज इन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम हो तो वो एक सिस्टम से होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी एक बुक बनाई, सिस्टमा नेचर। उसमें भी इन्होंने वर्गीकरण की बात की है। तो आपने देखा कि जो इसकी क्या है, जो नामकरण पद्धति नोमेनक्लेचर, इसको क्यों रखा गया, वो क्यों आवश्यक हुआ। अब अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं, जान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जाति की या किसी भी पौधे की किसी की भी बात की जा रही है तो आप उसे पहचान सकते हैं। इसके लिए क्या आवश्यक था, वर्गीकरण और द्विनाम पद्धति। अब ये तो नामकरण हो गया, ठीक है। अब नामकरण तो हो गया, लेकिन जब इसके गुणों की बात की जाए, गुणों के आधार पर इसका डिवाइडेशन किया जाए कि ये इसमें किसी विशेष गुण पाए जाए, किसी भी जाति के विशेष गुणों की बात की जाए। जब हमने बात की बिल्ली तो आपके दिमाग में इमेज बन गई कि हाँ ये बिल्ली है, इसके यही गुण हैं। हमने बात की गाय तो उसकी इमेज आपके दिमाग में बन गई कि ये है। हमने कहा सांप तो सांप की इमेज बनी यानी रेप्टाइल्स। और हमने बात की मेढक तो आपके दिमाग में बन गई एम्फीबिया। इसको वर्गीकृत किया गया, जब इसका वर्गीकरण इसके गुणों के आधार पर किया गया, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जंतु, तो इनके गुणों के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में रखा गया, तो इन वर्गों को क्या कहा गया, टैक्सा। तो इसका जो वर्ग था उसको ही टैक्सा कहा जाता है। जैसे बिल्ली का एक अलग टैक्सा है, रेप्टाइल्स का अलग टैक्सा है, मेढक का अलग टैक्सा है, तो इसको क्या कहा गया, वर्ग या टैक्सा, इसको कहा गया टैक्सोनॉमी। इसी के गुणों का वर्गीकरण किया गया तो टैक्सोनॉमी की बात की गई। यहाँ बाय नोमेनक्लेचर हो गया। अब नोमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको पहचानने के लिए, इसको जानने के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम को, कि हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष में जाएं तो उसे क्षेत्रीय नाम से ना जाना जाए। तो इसकी आवश्यकता किसकी पड़ी, द्विनाम पद्धति की। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि अगर हम अपने मध्य प्रदेश से बिहार जा रहे हैं तो बिहार में जाने पर भी हमें मनुष्य की अलग कोई प्रजाति देखने को मिले तो हम उसे नाम ना बदले, उसका नाम वही रहे। कहीं विश्व में किसी भी स्थान पर हम चले जाएं तो उसका नाम नहीं बदलना चाहिए। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने किसकी खोज की थी, द्विनाम पद्धति की।
तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ये आपने जाना। और अब क्लासिफिकेशन की बात आई तो क्लासिफिकेशन में क्या है, इसके गुणों के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया कि तो जब वर्गीकृत किया गया तो इसको क्या कहते हैं, उसके अलग अलग वर्गों में रखा गया तो इसको क्या कहा गया, टैक्सा, वर्ग। और इसी के अध्ययन को क्या कहा गया, वर्ग की। जब हम इसे वर्गीकृत करेंगे वर्गों में कई तो इसे क्या कहा जाएगा, वर्ग, टैक्सा। और टैक्सा के अध्ययन को जब अलग अलग वर्गों का अध्ययन हम करेंगे तो ये वर्गीकी कहलाती है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। हम इन सबको आपको डिटेल में समझाएंगे। और अभी तो बात इतनी सी थी कि नॉमेनक्लेचर क्यों किया गया, किसी के नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको किस तरह से वर्गीकृत करते हैं। आपने देखा कि किसी भी व्यक्ति विशेष के गुणों के आधार पर, रचना के आधार पर, गुणों के आधार पर, रचना के आधार पर और कोशिका विन्यास के आधार पर इसको विन्यास के आधार पर। और हमने देखा कि इसमें छोटे छोटे ऐसे गुणों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया जिन्हें हम सामने से देख सकते हैं। हमने देखा कि ये मोलस्का हमने कहा, तो मोलस्का की बात की तो हमारे दिमाग में सीधी बात जब आती है, हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, घोंघा। तो हमने इसके गुणों के आधार पर हमें दिख रहा है कि घोंघा जो है उसमें क्या गुण पाए जाते हैं, किस तरह की उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसके आधार पर इसे मोलस्का संघ में रखा गया है। तो इस तरह से हमने कई वर्गों में इसे वर्गीकृत किया, जिसे वर्गीकरण कहा गया। क्या कहा गया, वर्गीकरण। जिसके वर्गीकरण के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर इसे कई भागों में वर्गीकृत किया गया। और इनके कई भागों में वर्गीकृत किया गया वर्गों को, उनके वर्गों में प्रत्येक वर्ग में अलग अलग जीव जंतुओं को रखा गया, चाहे वह पौधे हो उनका संघ भी बनाया गया और जंतुओं का संघ भी बनाया गया। उनको उनके गुणों के आधार पर उसमें रखा गया। कि अगर उसकी बात की जाए कि हमने बात की सोलेनेसी फैमिली की, तो उसमें आप जितने भी सोलेनेसी फैमिली में जितने भी पौधे आते हैं उनके गुणों के आधार पर उसमें आपको उनकी बात की गई, तो आप उनका एग्जाम्पल या उनका दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ सोलेनेसी की बात की जा रही तो उसमें ये आएंगे, और रूटेसी फैमिली की बात की जा रही तो उसमें ये पौधे आएंगे। तो इनके गुणों के आधार पर अलग अलग टैक्सा में इनको रखा गया है और उनको आप आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से वर्गीकरण होता है पौधों का या जंतुओं का। तो आगे क्लास हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो कल फिर मिलते हैं इसी क्लास में, इसी समय पे, इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।